अभी आपकी स्ट्रैटेजीज के थ्रू टोटल कितना पैसा मैनेज हो रहा होगा? It would be roughly to the tune of about ओह वाओ, we've been able to touch a lot of lives. Currently हमारे कोई करीबन 15,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं हमारे। व्हाट एग्जैक्टली इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग? सपोज कोई स्टॉक 100 रुपए पे है, अब एज ए मे बी वैल्यू इन्वेस्टर आपको लगे कि नहीं ये 200 होना चाहिए, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 200 होना चाहिए, बट क्यों नहीं है 200? बिकॉज देयर इज ए इक्वल फोर्स दैट इज सेइंग कि नहीं 200 नहीं, ये 100 पे ही होना चाहिए या 50 ही होना चाहिए। एक गुजराती में सेइंग है भाव भगवान, राइट? तो हम उसे बीबीसी प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम वी आर फॉलोइंग द बीबीसी प्रिंसिपल। व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट यू डू इन द मार्केट? व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। आपने तो सब मेरा पूरा मॉडल बढ़िया से पढ़ा हुआ है। 2-3 सेक्टर जो लीडरशिप में आज की डेट में। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको? मार्केट ट्रेंड्स विल ऑटोमेटिकली टेल यू। अभी कौन से ऐसे सेक्टर? अभी जैसे रियल एस्टेट चल रहा था 6 महीने पहले तक, पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक, डिफेंस स्टॉक। अभी आज की डेट में बिकॉज मार्केट इज डाउन, लीडरशिप इज नॉट देयर रियल, बट कंपैरेटिवली आईटी स्टिल डूइंग वेरी वेल। तो ये येस बैंक के केस में 20 पे आया था, बट इट वाज इन निफ्टी बिकॉज वो मार्केट कैप टॉप 50 में ही था। फिर भी क्या होता है ना कि देयर इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। जो स्टॉक्स निफ्टी में थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो आज की डेट में मोर देन 50% स्टॉक्स नहीं है। बट ये जो आप बोल रहे हो कि जैसे इन्फॉर्मेशन गेट्स पर्कुलेटेड एंड ऑल, तो ये तो इलीगल ही हो गया ना इन दैट सेंस। इलीगल है, बट आई मीन यू कांट कंट्रोल इट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं, मतलब ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, मतलब आप इसे रोक ही नहीं सकते। एज लॉन्ग एज ह्यूमंस आर देयर, दिस इज ह्यूमन फॉली एंड इट विल कीप हैपनिंग। बट आइडियली लाइक व्हाट इज द frequency of rebalancing the portfolio? So that's a good question. वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। आलोक सर, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आई हैव सीन योर ट्वीट्स अ लॉट एंड आपकी जर्नी काफ़ी क्लोजली फॉलो की है। यू हैव बिन लाइक इन द स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम आई थिंक इन द लास्ट 30 years। या 30 साल से स्टॉक मार्केट्स में इतना सक्सेसफुली इन्वेस्ट करना इट्स अ बिग थिंग एंड आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग के काफ़ी फर्म बिलीवर हो, राइट? सो आज का पॉडकास्ट इस पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे रखेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू टू माई ऑडियंस एंड मी एज वेल, एंड कैसे लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग को यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। सो जस्ट एकदम आसान भाषा में अगर हम एक कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड हाउ कैन वन यंग रिटेल इन्वेस्टर स्टार्ट मोमेंटम इन्वेस्टिंग? सो जस्ट लाइक यू हैव डिफरेंट फैक्टर्स बेस्ड इन्वेस्टिंग, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है या ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग, इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं। मोमेंटम इज ऑल्सो लाइक वन फैक्टर, राइट? दिस इज नॉट ए स्टाइल विच इज कन्वेंशनल, इट्स एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। बहुत सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूँ आपको, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज बाय व्हाट इज गोइंग अप, सेल व्हाट इज गोइंग डाउन। दैट इज द बेसलाइन सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन। और जैसे आपने न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में कि व्हेन अ बॉल इज रोलिंग, ए बॉडी इज इन मोशन, देन इट कीप्स रोलिंग टिल सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू दैट। तो स्टॉक्स में भी यही फिनोमिना होता है कि व्हेन द प्राइस इज ट्रेंडिंग, it will trend till some point where a counter force will come, or on the other way down also. So identification of trends and staying in those stocks which have trends in your favor, that essentially is the format of momentum investing. So you are in some ways not looking at any prediction. जैसे मोस्टली इन्वेस्टिंग होती है ना, इट्स अबाउट प्रिडिक्शन। 99% ऑफ वॉट यू विल हियर इन इन्वेस्टिंग इज अबाउट प्रिडिक्शन कि अगले साल ये होगा इस कंपनी में, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? या क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उसमें ये रिजल्ट आया है, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट प्रिडिक्शन बट इट इज़ एक्चुअली लैगिंग, इट्स लाइक अ रियर व्यू मिरर पिक्चर। पिछले 3 महीने में जो हुआ है एक्चुअली में उसका कोई अब लेना देना नहीं है फ्यूचर में, बट वी लाइक टू प्रोजेक्ट ऑन एक्सेल शीट्स कि ये जो चल रहा है वो रिजल्ट आगे भी चलेगा। बट मार्केट इज़ वेरी स्मार्ट। मार्केट इज़ बेसिकली डिस्काउंटिंग जो फ्यूचर में होना है, और वो मार्केट की जो सेंस ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, उसको आप अगर सैक्रोसैंक्ट माने तो आप
उस जो मार्केट आज प्राइस कर रही है जिस स्टॉक को, दैट एक्चुअली इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दैट स्टॉक. सपोज कोई स्टॉक 100 रुपये पे है, अब एज ए मे बी वैल्यू इन्वेस्टर आपको लगे कि नहीं ये 200 होना चाहिए, राइट? बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 200 होना चाहिए, पर क्यों नहीं है 200? बिकॉज देर इज ए इक्वल फोर्स दैट इज सेइंग कि नहीं 200 नहीं, ये 100 पे ही होना चाहिए या 50 ही होना चाहिए. सो देर इज ए कोलिजन ऑफ आइडियाज दैट हैपन्स, और वो एक इक्विलिब्रियम एक कहीं सेट होता है मार्केट में. आज के लिए तो कम से कम वो इक्विलिब्रियम 100 रुपये है. तो एक जो प्रोसेस है इन्वेस्ट करने का, जिसमें हम प्रिडिक्ट ना करें, हम फॉलो करें ट्रेंड को, ये एक मोटा मोटी एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल है. और उसको आप अगर एज ए पोर्टफोलियो देखें कि भाई मैंने अगर 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है और आई एम गोइंग टू सेलेक्ट स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम. और मोमेंटम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जैसे बहुत सिंपल वे में अगर डिफाइन करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस है. आज प्राइस इतना है, एक साल पहले प्राइस इतना था, उसका 50% बढ़ा है. अगर मैं और स्टॉक्स के साथ कंपेयर करूं तो उससे एक रैंकिंग मैं कर सकता हूं हर इंडेक्स की. तो मैंने टॉप की कुछ रैंक्स ले ली, सो यू आर डूइंग लाइक ए फिल्टरिंग मैकेनिज्म. तो प्योरली क्वांटिटेटिव, you can add filters of fundamental if you like, just like any other investing you can do this in 10,000 ways. But the primary goal is कि कोई prediction ना हो, बिल्कुल इमोशनलेस, बिल्कुल मिलिट्री लाइक फैशन में रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपकी हो रही है. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर डूइंग. तो ये मेरे हिसाब से फॉर योर व्यूअर इतने समझ आ जाएगा. तो अभी इसमें अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें. सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू से कि यू बाय अ स्टॉक एट हाई एंड सेल इट एट हायर, या तो अभी इसमें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हो गए जो प्राइस में बढ़ते जा रहे हैं. बट अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं, इससे नीचे भी आ सकता है? क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे ना. भाई सपोज हम स्टॉक हैज गॉन फ्रॉम, लेट्स से स्टॉक वाज ट्रेडिंग 80 to 100, 80 to 100, 80 to 100 ऐसे लंबा टाइम तक चल रहा था. अब वो 110 पे आया फर्स्ट टाइम. नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है मार्केट में कि ये अपने हाई पे आ गया, 52 वीक हाई आ गया है, ऑल टाइम आ गया, बेच दो इसे. दैट इज अ नॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट? बट मोमेंटम इन्वेस्टर्स आर पिकिंग इट देयर बिकॉज द प्राइस इज सेइंग आई एम रेडी टू गो अप, राइट? एंड एवरी अदर इन्वेस्टर इन द मार्केट इज सेइंग आई एम सेलिंग दिस. वंस दे हैव क्लियर्ड दैट रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि 100 कई बार आया था वो, जैसे ही उसने 100 को क्लियर किया, अब देयर इज नोबडी हु इज एट लॉस इन दैट स्टॉक, राइट? सो इट्स लाइक अ फ्री बर्ड, इट कैन फ्लाई. इट मे नॉट, दैट्स अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, बट the path is clear. So that's where momentum will start to get in, where it is a clean ride that is happening. And once it starts to fade, maybe it will go and plateau or maybe it will go and fall, that's where they'll get out. So essentially what you're doing is, आप एक गुजराती में कहेंगे भाव भगवान छे, राइट? तो हम उसे बीबीसी प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम वी आर फॉलोइंग द बीबीसी प्रिंसिपल. तो जो भाव है, जो प्राइस है, प्राइस इज गॉड. Price is telling you if stock is going up, price is telling you stock is coming down. That in turn is telling you whether you should be invested or whether you should be out. So that is the sort of whole concept behind this. और फिर इसमें जैसे अगर स्टॉक गिर रहा है तो when it is falling down you have to sell before it falls further. Is that also the case? So see, मार्केट में बॉटम भी बनेगा और स्टॉक का टॉप भी बनेगा, राइट? बॉटम पे कोई खरीद नहीं सकता, टॉप पे कोई बेच नहीं सकता. ये ट्रूथ है मार्केट का. कभी वंस इन अ ब्लू मून यू विल बी एबल टू सेल एट द टॉप एंड यू मे बी एबल टू बाय एट द बॉटम, बट इट विल नॉट हैपन रेगुलरली फॉर एवरीबडी, राइट? सो द आइडिया इज कि अगर मेरा एक स्टॉक बॉटम बना के ऐसे ऊपर जा रहा है और वहाँ से फिर टॉप बनाता है, ये जो जर्नी है बॉटम टू टॉप की, ये अगर लेट से 100 to 200 जा रहा है, इसमें 100 रुपये का जो जंप आया है, मुझे अगर उसमें से 50-60 रुपये भी मिल गए, बहुत है. I don't have to try and get that complete 100, right? So I will miss some part of the initial beginning because जब तक मैं establish करूँगा कि momentum आ गया इसमें, I may lose 20-30, and by the time it hits 200 and starts to come down, I may lose some more at the top, but net I will gain, right? And इसको अगर मैं across portfolio देखूँगा तो हो सकता है कि मेरे 50-60% स्टॉक्स में गेन आएगा
40-50% में हो सकता है लॉस भी आएगा, राइट? बट देन द कसिनो मैथ विल किक इन, वेयर एवरी स्टॉक दैट वाज ऑन द गेनिंग साइड, उसका एवरेज गेन जो होगा, वो जो मेरा एवरेज लॉस होगा लूजिंग स्टॉक्स में, उससे काफ़ी बड़ा होगा. तो इवन ये 50-50 भी है, अगर ये दोनों, मैंने सपोज 20 ट्रेड्स किए साल में, 10 मेरे विनर्स हैं, 10 मेरे लूजर्स हैं, लेकिन उन 10 विनर्स में मैंने अगर एवरेज 30% ईच कमाया और इन 10 में मैंने सिर्फ 5% ईच खोया, तो ओवरऑल व्हेन यू ब्रिंग टुगेदर एंड इवन इफ दे वर इक्वल वेट, यू विल मेक मनी, राइट? सो इट इज ऑल ए गेम ऑफ स्ट्रक्चरिंग, फॉलोइंग रूल्स एंड कीपिंग योर इमोशंस ऑन द साइड. तो आइडियली आपके हिसाब से कितने स्टॉक्स एक टाइम पे पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में अच्छा पैसा कमाना है तो? ऐसा कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मैंने रूल अभी तक नहीं ऑब्जर्व करा, बट मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज दैट आर सक्सेसफुल आर, लेट्स से 20 to 30 stocks, and depending upon the classification of the stocks. So for instance, मेरा सिर्फ स्मॉल कैप ओरिएंटेड अगर पोर्टफोलियो है, तो वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी है वहाँ पर, तो you want to diversify a little bit more there, right? You may go to 30 stocks, 40 stocks also. Suppose you have more large cap only, then maybe you can concentrate to 15 stocks, even to 10 stocks. So it depends upon how the design of the overall portfolio is. But I mean, we have strategies which have 10 stocks, we have strategies which have 50 stocks also. So Okay. and everything is working. Oh, acha. So now when you say that we have strategies with 10 stocks and we have strategies with 50 stocks, तो ये strategies exactly मतलब क्या होता है? मतलब ये क्या exactly है? So basically these are products which are available for people to use, and these are model portfolios. So एक हमने पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया कि ये स्टॉक्स हैं, इतना वेट है आज, ये स्टॉक ए इज 10%, स्टॉक बी इज 9%, वॉट एवर इज दैट वेट, राइट? दैट पोर्टफोलियो इज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर टू यूज. सो जो सेगमेंट जिसको हम केटर करते हैं आज, वो बेसिकली सेगमेंट है, लेट्स से म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का सेगमेंट है वो. लाइक पीएमएस इज 50 lakhs एंड अबव, राइट? एवरीबडी डजंट हैव 50 lakhs टू इन्वेस्ट. और म्यूचुअल फंड्स में तो खैर कुछ भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, बट एवरेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इज वेरी स्मॉल, राइट? सो देयर इज दिस सेगमेंट, लेट्स से कैपिटल ऑफ 5 lakhs to 50 lakhs, वेयर दीज आर रीजनेबली सेवी इन्वेस्टर्स, एंड दे से कि भाई हमें भी प्रोफेशनल मैनेजर की सर्विसेज चाहिए, वी शुड हैव एक्सेस टू ए प्रोफेशनली क्यूरेटेड पोर्टफोलियो, बट बिकॉज ऑफ देयर साइज दे डोंट हैव दैट एबिलिटी टू गो टू अ पीएमएस मैनेजर. सो स्मॉल केस एज ए सर्विस comes in and fulfills that gap, and all these portfolios are basically designed for this kind of a segment of investors. So these are products available on subscription basis. The platform is deep linked with all the brokers, most of the top brokers of the country. So you basically do a single click and this portfolio gets recreated in your Demat account. Mm-hmm. So your money doesn't go to anybody, your funds don't go to anybody, nobody knows what is happening in your Demat account, और सब आप इसके लिए आपके पूरे कंट्रोल और सिक्योरिटी में पूरी आपकी इन्वेस्टिंग हो रही है, विद ए एडवाइस फ्रॉम ए प्रोफेशनल मैनेजर. तो लेट्स से इफ आई हैव 10 लाख रुपीस एंड मैं स्मॉल केस पे जाता हूँ एंड वहाँ पर एक आपका कोई स्ट्रैटेजी होगा, हाँ, जो तो आप बेसिकली वहाँ मैनेजर और स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हैं. ओके. कि किसी का कोई स्टाइल है, मेरा मोमेंटम स्टाइल है, किसी का वैल्यू स्टाइल है, किसी का कुछ है, तो वहाँ आप चूज करके यू से आई वांट टू इन्वेस्ट 10 lakh rupees, सिंगल क्लिक, इट इज डन. इट इज एज क्विक एज लाइक वन क्लिक. गॉट इट. एंड आप जैसे बोल रहे हो कि कोई कोई स्ट्रैटेजीज में 50 स्टॉक्स है, किसमें 10 स्टॉक्स है, तो ये आपका जो प्रीवियस डेटा के हिसाब से लाइक व्हाट हैज बीन द लोएस्ट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एंड हाईएस्ट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट? रिटर्न्स तो मतलब पिछले 5 वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2018. आई मीन वो मार्केट रिटर्न से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी आई हैं, और मार्केट रिटर्न से बहुत कम रिटर्न्स कभी नहीं आई. तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज देयर. आई डोंट वांट टू टॉक numbers because SEBI has some issues about performing numbers, but one can go and see on the platform basically. Okay, got it. And now let's say now you are identifying these 50 stocks and you are basically anyone who can invest come here, they can replicate these 50 stocks in their portfolio. जब आप ये 50 stocks identify करते हो, do you also place a weight on sectors कौन से अच्छे करेंगे and then you go into stocks, or you're like नहीं ठीक है stocks कोई तो अगेन मैनेजर स्पेसिफिक स्टाइल है, तो
कई मैनेजर्स होते हैं वो डिस्क्रिशनरी उसमें एक डिसीजंस लेंगे कि भाई मैनेजर को क्या लग रहा है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए. हमारा टोटली नॉन डिस्क्रिशनरी बेस्ड है, तो इट्स लाइक रूल बेस्ड एल्गोरिथम्स आर देयर एंड वॉट एवर विल फुलफिल द रूल्स वी विल गो विद दैट एंड वी कीप दी पोर्टफोलियो इक्वल वेट. सो अगर 50 स्टॉक हैं तो 2% का एलोकेशन रहेगा टू स्टार्ट विद, एंड देन इफ सम स्टॉक ग्रोज टू 3% 4% वील अलाउ इट टू ग्रो. बट इसेंशियली द आइडिया इज कि अपनी जो आपकी डिस्क्रिशन है ना उसको आप एक बार साइड में रख दो. यू अलाउ ए वेल क्यूरेटेड वेल परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी टू डू इट्स थिंग. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मार्केट में है वो ये है कि इन्वेस्टर जो है ना वो अपना सबसे बड़ा एनिमी है. आप अपने बिहेवियर की वजह से आप अपना पोर्टफोलियो ख़राब करते हो, क्योंकि 3-4 जो एक्शंस होते हैं मार्केट में वो क्या, व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट यू डू इन द मार्केट. What to buy, when to buy, how much to buy, when to sell. आपने तो सब मेरा पूरा मॉडल बढ़िया से पढ़ा हुआ है. तो ये तो 4 चीज़ें जो करनी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 4 जो एक्शन होते हैं इन्वेस्टर्स के वो बेसिकली ये होते हैं कि आपने कुछ खरीदा और आप ये खरीदते ही स्टॉक गिर गया, राइट. तो आपको बहुत रिग्रेट होएगी कि भाई मैंने क्यों ये स्टॉक खरीदा, ये मेरे खरीदते ही गिर गया. और ये मोस्टली होगा ऐसा, राइट. बिकॉज अगेन आई एम सेइंग आप बॉटम नहीं पिक कर सकते. तो जहां आप खरीदेंगे वो आप क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि बहुत लोग शायद उस समय उस स्टॉक की बात कर रहे हैं या कुछ टीवी में या मीडिया में कुछ आ रहा है उस स्टॉक के बारे में, या रिजल्ट अभी बड़े अच्छे आए हैं. तो यू आर एंटरिंग इनटू ए सॉर्ट ऑफ फोमो कि भाई अभी ले लेते हैं, सब ले रहे हैं, अभी मैं भी ले लेता हूँ. तो उसके बाद वो नेचुरली वो एक गिरावट आएगी. एक तो रिग्रेट ये हो गया. दूसरा रिग्रेट इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कि भाई मैंने स्टॉक बेचा है और ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, राइट. ये भी बहुत लोगों के साथ होगा, क्योंकि अगेन यू कैन नॉट कैच दैट पीक. 2 रिग्रेट्स हो गए ये. तीसरा रिग्रेट ये होता है कि मैंने स्टॉक बेच दिया, स्टॉक गिर भी गया, लेकिन मैंने सारे नहीं बेचे. मेरे पास 1000 की क्वांटिटी थी, मैंने 100 बेचे हैं अभी और स्टॉक गिरना शुरू हो गया, मेरे को सारे ही बेच देने चाहिए थे. और फोर्थ रिग्रेट इज कि मैंने स्टॉक लिया और वो भाग गया ऊपर, लेकिन मैंने 1% ही इन्वेस्ट किया उसमें. आई शुड हैव इन्वेस्टेड 10%, 20%. तो एनी एक्शन दैट यू आर टेकिंग इन द मार्केट आपको रिग्रेट दे रहा है वो. तो क्या होगा उससे, आप बार बार एक्शन लोगे, बार बार आपको रिग्रेट होगा. इट विल अंडरमाइन योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग. क्या कहो मेरी कुछ गलती है यार, मैं कभी भी ठीक नहीं कर पाता, राइट. बिकॉज आपके दिमाग में चल रहा है कि बॉटम पे मुझे लेना था और टॉप पे बेचना था, विच इज़ अनअचीवेबल. सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज़ अनअचीवेबल और उससे आप बेंचमार्क कर रहे हो अपने आप को, राइट. तो जब आप डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग से नॉन डिस्क्रिशनरी में जाते हो तो यू आर रिमूविंग द सेल्फ फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पार्ट. अपने आप को आपने बाहर निकाल दिया. अब मेरे 4 रूल्स हैं, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल. ये 4 रूल मेरे क्लियर हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं हर पॉइंट पे, राइट. अब वहां पर अगर मुझे लॉस हो रहा है तो अब आप अपने आप को कोस रहे हो, नहीं कोस रहे ना आप. अब आप कह रहे हो कि मैंने एक रूल सेट किया है, मुझे पता है इस रूल की बेसिस पे 5 साल में मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न आई है, आगे भी आएगी. तो आई एम नॉट डूइंग ए मिस्टेक, I am following my rules. Your confidence will actually go up. So this is how mentally, the market is extremely difficult to operate if you do it with emotions and your behavior at different points. अब जैसे अच्छा स्टॉक भी है कोई आपके पास और गिरता चला जा रहा है, एक बार तो आपको लगेगा ना मैंने कुछ गलती तो नहीं कर रहा, मैं एक बार बेच देता हूँ, देखेंगे. So all those fears will keep coming to you. Once you know that my exit is set, if it comes there, I am going to exit like a military rule, like a hot knife through butter. सोचना नहीं है. तो फिर then you will not have those thoughts. You will, it's like, मैं कैसे समझाऊं इसमें, एक फ्रीडम आती है आपको इस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में. यू आर फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस, यू आर फ्री फ्रॉम योर मेंटल ब्लॉक्स. जैसे एक वो होता है ना, एक स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि भाई वो एक यू हैव टू अचीव मोक्ष निर्वाण, राइट. बट टू अचीव दैट यू हैव टू गो थ्रू 86 लाख लाइफ साइकिल्स और some number like that, right. So this is exactly the life journey of most investors. वो कुछ करते रहेंगे, वो कभी थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट हो जाएगा. सी व्हेन द मार्केट इज राइजिंग, even if you do the most stupidest of things, you will make money.
ठीक है ना, आपने कुछ भी ले लिया, जंक भी ले लिया, वो भी बढ़ रहा होता है उस समय, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो वो सब एवरीथिंग कम्स बैक टू वेयर वेयर शुड बी, राइट। तो ये टाइम टू टाइम एक रियलिटी चेक होता रहता है मार्केट में, कि आप कुछ टाइम के लिए आपको लगता है मैं तो बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर हूँ, फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो ग्रेजुअली यू हैव टू कम टू ए मे बी ए लर्निंग कर्व वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ये नेचुरली आपको आ रहा है करना ये, बिकॉज सी इन्वेस्टमेंट सब करना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर, इसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। मतलब अपना घर तो कोई नहीं बना रहा, अपनी गाड़ी कोई ठीक नहीं कर रहा अपने आप, अपनी मेडिकल कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। फॉर एवरीथिंग एल्स यू टेक ए प्रोफेशनल एडवाइस, बट समहाउ फॉर इन्वेस्टिंग मैं खुद कर लूँगा। जबकि आप बड़े बिजी प्रोफेशनल हो, कोई अपने करियर में जिस भी फील्ड में हो, आजकल कोई भी काम ईजी नहीं है, राइट। एंड यू हैव टू कीप इनोवेटिंग एंड चेंजिंग द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग। तो इन्वेस्टिंग के लिए टाइम ही कहाँ है किसी के पास। बट देन फॉर सम रीज़न एवरीबडी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ इन्वेस्टिंग तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 2% टू अ मैनेजर और 1% or whatever that number may be, trying to do it yourself when you don't have the aptitude for it, I think that is the biggest mistake many investors make. तो आपने जो रिग्रेट्स बताए 4 टाइप्स के, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे टाइप के रिग्रेट्स हुए जब भी आपने कुछ स्टॉक सेल कर बहुत दिया बार हो? हुए। और ये सारा जो सिस्टम बना ऑपरेट करने का, ये कोई मेरे ख्याल से आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ ट्राइंग वेरियस थिंग्स बना। तो पहले मैंने बहुत फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के भी ट्राई करा। हर बार मैंने ये नोट किया कि जैसे हाई लो साइकिल्स आती थी, पैसे बहुत बनते थे, फिर मोस्टली निकल जाते थे, फिर बनते थे, फिर निकल जाते थे। मैं कहा ये साइकिल में ऐसा एक कोई सिस्टम आना चाहिए वेयर व्हेन आई एम मेकिंग मनी आई शुड नॉट लूज इट ऑल, मे बी आई लूज 20-30%, बट हर साइकिल में एक स्टेप अप लैडर होनी चाहिए, राइट। यू मस्ट गेन एवरी लेवल। और वो तभी हो सकता है कि जब आप उन स्टॉक्स में से निकलें जो उस साइकिल को पूरा कर चुके हैं। जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं मार्केट में, राइट। इन एवरी मार्केट साइकिल ऑल सेक्टर्स विल नॉट परफॉर्म। फॉर इंस्टेंस एक टाइम था कि सिर्फ फार्मा स्टॉक्स चल रहे थे, एक टाइम था सिर्फ आईटी स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे थे, एक टाइम था अभी रिसेंटली पीएसयू बैंक्स, डिफेंस स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे थे। तो साइकिल्स में मार्केट चलती है, और हर कंसेक्यूटिव साइकिल में सेम स्टॉक्स नहीं चलते। तो if we have IT, pharma, let's say running in one cycle, then in the next cycle you will not find IT and pharma running. They may come back after 2 cycles, 3 cycles, whenever, right? तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैंने एक स्टॉक लिया, वो बढ़ गया था, अब वो गिर गया, अब मैं इसी में से पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मैंने 100 में लिया था, वो 500 हो गया था, अब वो वापस 100 पे आ गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें 500 का पोटेंशियल है, अब नेक्स्ट टाइम जब 500 आएगा तब मैं बेचूंगा, राइट। दैट मे नॉट हैपन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, एंड आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लूज होती चली जाएगी। रेस्ट ऑफ द मार्केट इज परफॉर्मिंग बिकॉज न्यू सेक्टर्स हैव टेकन अप द लीडरशिप। हर मार्केट साइकिल की लीडरशिप होती है, कभी आईटी की लीडरशिप होगी, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, कभी ऑटोज की होगी। वो सेक्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लीडरशिप है। 2-3 सेक्टर जो लीडरशिप में आज की डेट में। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको? मार्केट ट्रेंड्स विल ऑटोमेटिकली टेल यू। अभी कौन से ऐसे सेक्टर्स? अभी जैसे रियल एस्टेट चल रहा था, अभी जैसे अभी पीछे आपका 6 महीने पहले तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स। अभी आज की डेट में बिकॉज मार्केट इज डाउन, लीडरशिप इज नॉट देयर रियली, बट कंपैरेटिवली IT is still doing very well. Comparatively, this public sector enterprise stocks are down, banks are down, autos are coming back now. Pharma was doing very well till last month back. तो आपका जो स्ट्रैटेजी है ना, वो ऑटोमेटिकली एक इट्स गोइंग इन एंड कमिंग आउट ऑफ द करंट सेक्टर्स. So automatically you will be with the winners of the market. और वही मेन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है कि आपको विनर्स के साथ रहना है. जैसे मैं बड़ी अच्छी एनालॉजी बताता हूँ आपको कि सपोज आप रेस कोर्स पे गए और निफ्टी के साथ आप उसको कंपेयर करना, 50 घोड़े भाग रहे हैं, ठीक है. दीज आर द टॉप हॉर्सेज ऑफ द कंट्री, 50 हॉर्सेज आर रनिंग. नाउ लेट्स से दे विल टेक 20 राउंड्स, ठीक है.
आपने 5 राउंड के बाद देखा कि 20 आगे हुए, 10 बीच में है और 20 बहुत पीछे हैं उनके, ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको पता है कि कई राउंड्स और आगे होने हैं अब, और अब लेट से कि आपको बेट करना है किस ग्रुप पे करोगे आप बेट। Obviously, you will bet on Top- the ones who are leading you. top 20 There is good probability that as a group, they will have a higher score when they finish than the middle ones or than the end. तो आपने टॉप 20 स्टॉक्स पे लगा दिए बेट, 4 राउंड और हुए, उन टॉप 20 में से हो सकता है 4 घोड़े पीछे सरक के बीच में आ गए और बीच में से 4 आगे पहुंच गए। अब आपने अपनी बेट्स को थोड़ा सा शिफ्ट किया, आपने कहा ये जो 4 पीछे चले गए इससे निकल जाओ, ये जो 4 आ गए अंदर इस पे बेट कर रहे हैं, अगेन यू आर बेटिंग ऑन द टॉप 20। सो ऐसे करके जो आइट्रेशंस आप करोगे आफ्टर एवरी राउंड, एंड आफ्टर एवरी राउंड कुड बी 1 वीक, कुड बी 1 मंथ, कुड बी 1 क्वार्टर, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ योर स्ट्रेटेजी, यू विल स्टे विद द विनर्स। ग्रेजुअली वो जो पीछे जो छटता जा रहा है माल, वो घटिया माल है, राइट? यू आर विद द प्रिस्टीन विनर्स ऑफ द रेस। तो एवरेज जो स्कोर आएगा हर विनिंग ग्रुप का, वो डेफिनेटली बाकियों से ऊपर होगा। तो निफ्टी 50 में भी यही होता है कि 50 स्टॉक्स हैं, मोस्ट ऑफ द मनी विल बी मेड बाय 20 स्टॉक्स, 10 विल बी एट एवरेज, 20 विल बी लैगिंग। अब जैसे एग्जांपल लें, जब येस बैंक गिरा 400 रुपए से 20 रुपए गिरा, 10 भी आ गया था शायद, as the stock started to drop, most of these momentum strategies would have kicked it out. 400 से 300 आया, 300 से 200 आया, 200 से आया। निफ्टी में वो 20 रुपए तक रहा। The Nifty index did not check it out till it became 20 rupees. So every Nifty investor, whether he bought Nifty in form of ETF or whether in a Nifty mutual fund, was a compulsory investor in Yes Bank till Nifty kicked it out. एक पुअर जो हॉर्स था उसमें से, जिसमें आपको नहीं पैसे लगाने थे, अब उस पर भी आपको जबरदस्ती लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि निफ्टी का वेट है वो, चाहे 0.2%, 0.4%, जो भी वेट है उसका, राइट? सो दिस इज हाउ इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज गुड, बट इंडेक्स इन्वेस्टिंग में पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं और पॉकेट्स ऑफ वीकनेस हैं। तो आपको पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ के पास जाना है। तो इंडेक्स पे भी अगर आप एक्टिव करोगे इन्वेस्टिंग, तो यू विल बी एबल टू पिक दोस पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये येस बैंक के केस में 20 पे आया था, बट इट वाज इन निफ्टी बिकॉज वो मार्केट कैप टॉप 50 में ही था। हाँ। फिर भी भाई अच्छा, क्या होता है ना कि देयर इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। जो स्टॉक्स निफ्टी में थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो आज की डेट में मोर देन 50% स्टॉक्स नहीं है। जेपी एसोसिएट्स वाज देयर, इंडिया बुल्स वाज देयर, many stocks, infra stocks like IVRCL used to be there, Yes Bank used to be there. कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने टाइम पे प्रोमिनेंट स्टॉक्स थे, लेकिन बाद में वो फेड आउट हो गए। वो इंडस्ट्रीज में या तो उन कंपनीज में गड़बड़ हुई, या दे लॉस दी मार्केट शेयर, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री हो गई, कुछ टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज हो गए। तो बेसिकली क्या है कि इंडेक्स इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल। 6 महीने में एक बार इंडेक्स कमेटी बैठती है, वो कहते हैं कि अच्छा आप देखते हैं कि इन 50 स्टॉक में से क्या चेंज करना है, राइट? बट तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज गुड फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर, बट इफ़ यू रियली वांट टू बीट द मार्केट, तो आपको थोड़ी सी एक्टिव इन्वेस्टिंग उसमें करनी पड़ती है, एंड यू कैन गेट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम द सेम इंडेक्स, बट आपको थोड़ा सा उसको कहते हैं ना कि 50 को अलग अलग करना पड़ेगा कि भाई ये। तो इसमें आप जब मोमेंटम इन्वेस्टिंग यूज़ करते हो, या कहते हो कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग से ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, यू विल नॉट पुट एनी वेटेज ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मतलब आप उनके कैश फ्लोज, पीएनएल, ये सब पे ध्यान नहीं दोगे? अगेन मैं तो नहीं देता। आई विल ओनली सी वेदर देर इज एनी रेड फ्लैग, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, देर शुड बी एडिक्वेट वॉल्यूम्स। मतलब वॉल्यूम्स जैसे बहुत स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी में तो नहीं होगा ऐसे, लेकिन मच लोअर देन निफ्टी देर मे बी स्टॉक्स विच हैव अ ट्रेंड बट विच डोंट हैव इनफ डेली वॉल्यूम्स दैट आर गेटिंग ट्रेडेड। मतलब ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं वो स्टॉक में, बाइंग सेलिंग। ओके, तो इट कुड बी अ फ्रॉडुलेंट स्टॉक, where somebody is operating that stock. All those things can happen. Or there may be some red flag by the regulator or by the exchange कि भाई इसमें गड़बड़ चल रही है स्टॉक में. Those you can filter out. There are momentum investors who will take some fundamental filters also.
कि भाई कम से कम इतने ईयर्स की इसकी पॉजिटिव अर्निंग्स हो, या इतनी जो भी फंडामेंटल फिल्टर्स, या बुक वैल्यू से ऊपर इतना हो, इतना ना हो. तो यू कैन डिज़ाइन व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट. हम लोग प्योरली प्राइस बेस पे चलते हैं, बट विद दीज बेसिक वॉल्यूम एंड रेड फ्लैग फिल्टर्स. तो ओके, सो नो फंडामेंटल एनालिसिस, देन टेक्निकल एनालिसिस भी इसमें कोई कुछ नहीं होता है. सो नो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, नो RSI, वो कोई भी नहीं. एज ए मतलब इन जनरल मैं बताता हूँ कि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं. क्या मतलब होता है इसका? लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब कि जैसे मैंने कहा BBC प्रिंसिपल, भाव भगवान से, प्राइस इज द ओनली ट्रूथ. प्राइस की जो मूवमेंट है ना, उसकी बेसिस पे ये सारे इंडिकेटर डिराइव्ड हैं, राइट. सो दे आर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. राइट. इंडिकेटर अपने आप से तो नहीं बता रहा ना क्या हो रहा है, करेक्ट. प्राइस की बेसिस पे वो बता रहा है कि क्या हो रहा है. तो प्राइस लीड है, बाकी सब लैगिंग है, बट यू कैन यूज दोज लैगिंग ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस हैं. यू कैन क्रिएट अ सिस्टम कि भाई मैं, if my stock is going above 200 DMA, I'll be a buyer. If it's coming below this, I'll be a seller. Whatever it may be, that rule based system. तो entire concept is कि discipline oriented investing, whether it is technical based, whether it is momentum based, even whether it is value fundamental based, will work. क्योंकि the whole design of the market is कि humans are playing this market, and human emotions at different times will do stupid things. या तो फोमो हो जाएगा बहुत ज़्यादा ऊपर. बिल्कुल क्या होता है कि सब जब मार्केट ऐसे ऊपर बढ़ती है, टॉप के पास सबसे ज़्यादा लोग पैसे लगाते हैं मार्केट में, जब टॉप होने वाला होता है, राइट. और जब बॉटम हो रहा होता है तो सबसे ज़्यादा निकल रहे होते हैं लोग उस समय, विच इज़ एग्जैक्टली दी इनवर्स ऑफ व्हाट शुड बी हैपनिंग इन ए रियल वर्ल्ड. तो जब मोमेंटम पिक करता है तो भी एक अर्ली स्टेज होती है मार्केट की, लेकिन वो करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप जिस पार्टी में जा रहे हो वहाँ पे यही बात हो रही है, यार स्टॉक्स में मैंने 10 गुना कर लिया, 5 गुना कर लिया. तो जो नहीं स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होता है ना, उसको लगता है यार मैं तो, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, आई मस्ट एंटर द स्टॉक्स. ही विल डू अ फुल फोमो एंड ए पूरा एक होलसम अमाउंट वो टॉप पे लगा देंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. इट्स टू लेट बाय देन, एंड देन मार्केट हैज टू कम थ्रू ए नेचुरल साइकिल अगेन. और नीचे भी वही होता है कि जैसे आप अगर मार्केट की टेक्निकलिटी को समझो कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों होती है, इफ यू गो बैक टू दैट फंडामेंटल क्वेश्चन दैट व्हाई इज मार्केट मेकिंग अ पीक एंड व्हाई इज मार्केट मेकिंग अ बॉटम, इट्स लाइक एन ऑक्शनिंग प्रोसेस. बायर्स हैं, सेलर्स हैं. अभी एक इक्विलिब्रियम चल रहा है. फॉर सम रीजन, फॉर सम न्यूज, फॉर सम expectation, buyers will start to bid up, right. Sellers will back off. बायर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है, और ऊपर मिलेगा अभी, तो और ऊपर मिलेगा. They'll come to a point where buyer buying strength will exhaust, and there'll be too many sellers at that point. They'll start bringing the price down, and then the pendulum swings to the other end, where sellers have queued up. There are no buyers now. Buyers are backing off. और सेलर कह रहा है मैं 100 पे बेचूंगा, दूसरा सेलर कह रहा है मैं 90 पे बेचूंगा, तीसरा कह रहा है मैं 80 में बेच दूंगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर बायर्स विल से नाउ वी हैव टू गेट इन, एंड द स्विंग्स बैक. ये तो वैल्यू बेस्ड स्विंगिंग होती है, बट दैट्स व्हाई द हाइज एंड लोज हैपन, बिकॉज लिक्विडिटी कम्स इन एट बॉटम्स एंड लिक्विडिटी गोज आउट एट द टॉप. सो इट इज ऑल ए लिक्विडिटी फ्लो गेम. हम उसको कोई भी कहानी बना के उसको बता दे कि भाई अर्निंग्स इतनी चल रही है, और इतनी वैल्यूएशन है, और इतना प्रोस्पेक्ट है, और इतना मार्केट शेयर है. At the end of the day, it is the amount of money that is flowing into any stock, any sector, any market, which is determining whether it will go up or down. And cryptocurrencies are the best example of this. There is no fundamental, there is nothing, but they will go up and down because funds keep coming in when they are going up, and funds keep going out when they're going out. तो सारी मार्केट्स एक्चुअली बेसिस यही है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट है, आपकी स्टॉक मार्केट है, या आप आलू टमाटर खरीद रहे हैं, वो भी मार्केट यही है. डिमांड सप्लाई के उसको आप पैकेज रैपर बनाते हो कि भाई ये रैपर में मैं बेच रहा हूँ. एंड द प्रॉब्लम इज कि जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो a lot of people in the market do momentum investing, but they don't call it momentum investing. ऐसा मैंने तो खैर बहुत बार देख लिया कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, लेकिन वो कह नहीं सकते, क्योंकि क्या है ना कि इट इज
very silly to say to somebody that I'm buying a stock because it is going up. It is not a good story. Yeah. अदरवाइज आप बहुत कुछ स्टोरी बनाओगे मैनेजमेंट के बारे में, ये प्रोस्पेक्ट है, ये है, वो सब करके आप बेच सकते हो. सिर्फ ये बोल के आप बेचोगे कि स्टॉक ऊपर जा रहा है मैं इसलिए खरीद रहा हूँ, तो पीपल विल नॉट बी ओके. तुम्हें क्यों पैसे दूं मैं, मतलब आई कैन डू दिस माई सेल्फ मे बी. सो लॉट ऑफ पीपल डू मोमेंटम. देयर इज ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट के मोमेंटम वर्सेज वैल्यू, both are fine. I don't say value is not good or anything like that, but एक concept इसमें ये है कि let's say you identified value in some stock, XYZ stock है, आपने देखा कि कैश ऑन बुक्स है, ये है, वो है, अर्निंग्स है, जो भी है, बहुत वैल्यू है, लेकिन चल तो नहीं रहा अभी स्टॉक. जब वो चलेगा तभी आप वैल्यू रियलाइज कर पाओगे उसकी. सो विदाउट मोमेंटम एंटरिंग इनटू एनी स्टॉक नोबडी कैन गेट एनीथिंग, राइट. सो इट इज वेरी क्लियर के आपको पैसे अगर मार्केट से कमाए, जब भी आप कमाओगे मोमेंटम होना ही पड़ेगा, राइट. तो यस, इट मे हेल्प यू टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स, बट देन you may have to wait endlessly, and sometimes those numbers may not be real. तो मोमेंटम का ये फायदा है इन्वेस्टिंग करने का कि आप तब इन्वेस्ट कर रहे हो जब आपको दिख रहा है कि स्टॉक भाग रहा है. आप तब नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि ये आज में मैं कह रहा हूं कि इसमें वैल्यू है और कल ये बढ़ेगा. वो तो एक प्रोजेक्शन है कि आई बिलीव दिस स्टॉक विल गो अप बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस. मार्केट इज सेइंग नो, आई डोंट बिलीव दिस, अदरवाइज मार्केट वुड हैव टेकन इट अप, राइट. इतनी एफिशिएंसी तो मार्केट में है कि अगर कोई ऑब्वियसली कोई स्टॉक में कुछ है इतना दम और वहां पहुंचने का, तो वो पहुंचना चाहिए ना. बट हमें ऐसा लगता है कि भाई हम मार्केट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वेयर एज ए मोमेंटम इन्वेस्टर रिमूव्स द मी फ्रॉम द इक्वेशन. वो कह रहे मार्केट की जो कॉमन एक बेसिस है, जो मार्केट की यू कैन से एक स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट है, या उसकी नॉलेज बेस जो है, मैं उसको बड़ा मान रहा हूँ. अभी मैं कह रहा हूँ कि उसको ज़्यादा पता है मेरे से, और वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो मैं उसके साथ ऊपर चलूंगा, नीचे आएगा तो नीचे चलूंगा. तो इट इज़ लाइक यू आर सेइंग के आई एम अ गुड फॉलोअर इंस्टेड ऑफ आई एम अ गुड लीडर, राइट. तो लीडरशिप में क्या है कि बुराई उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन 2% लोग उसमें सक्सेसफुल हैं. तो अगर आप बहुत बढ़िया हैं स्टॉक पिकिंग में, इमोशंस को कंट्रोल करने में, अपना बिहेवियर चेक में रखने में, और इवन इन द मोस्ट स्ट्रेसफुल ऑफ टाइम्स आप अपने जो भी आपने बेसिस बनाई है अपने इन्वेस्टिंग की, उससे अगर आप नहीं डगमगाते हो फिर तो ठीक है. लेकिन अगर आप दूसरों के कहने से खरीद बेच करते हैं, टिप्स लेते हैं, या कोई और मैनेजर, बड़ा मैनेजर खरीद रहा है इसलिए खरीद लेते हैं, तो आई थिंक दोज आर वेरी नॉन सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग. क्योंकि आप जैसे सपोज आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, आपने कहा मैंने XYZ स्टॉक खरीद लिया, मैंने आपको देखे देखे मैंने भी खरीद लिया. अब आपने मुझे तो नहीं आके बताया कि मैं बेच चुका, वो स्टॉक गिरना शुरू हुआ, मे बी यू सोल्ड ऑफ. आई मे कम टू नो आफ्टर 3 months कि भाई वो बड़े इन्वेस्टर कुशाल साहब हैं, उन्होंने तो बेच दिया, मैं अब बेचूंगा जब वो ऑलरेडी 70% और गिर गया है. तो यू डोंट हैव दैट फीडबैक, राइट. सो बट व्हेन यू हैव अ प्रोफेशनल मैनेजर, यू विल नो व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, सो ऑन सो फोर्थ. और एज आई सेड इन द बिगिनिंग, सबको अगर इन्वेस्ट करने का इतना शौक है तो मतलब पूरी तरह से या तो फुल टाइम उसमें घुस जाओ आप. ये जो होता है ना कि मैंने हफ्ते में एक घंटा लगा के कुछ रिसर्च पढ़ ली, आई थिंक दैट डजंट वर्क फॉर मोस्ट पीपल. द सक्सेस रेट इन द मार्केट इज वेरी वेरी लो. द रियल सक्सेस रेट एक्चुअली नेवर कम्स आउट, बिकॉज जो मार्केट की एक रनवे है वो ऑलरेडी आपके फेवर में है. मैं कह रहा हूँ ना, आप स्टूपिड से स्टूपिड इन्वेस्टमेंट कर लो, यू मे स्टिल बीट इन्फ्लेशन इन द मार्केट. आपने लेट्स से इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर ली, आई डोंट कॉल इट स्टूपिड, बट आपने इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर ली, 11-12% आपके फिर भी बन गए ना. तो अगर आपने कुछ स्टॉक्स चुन लिए, कुछ रैंडमली भी पिक कर लिए, मोस्ट लाइकली यू विल बी समवेयर नियर दैट फिगर, 8%, 10%, 12%, 14%, अनलेस यू रियली पिक सम बिग लूजर्स. तो ना करते हुए भी आपकी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, बट एक नेचुरल रनवे मार्केट का ऐसा है कि यू विल मेक मनी, बट इफ यू आर गुड एट इट यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर आपका नेचुरल फ्लेयर है, जिस भी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को आप कर रहे हो आपका नेचुरल फ्लेयर है कि नहीं. अगर नहीं है तो किसी प्रोफेशनल मैनेजर को दो. आई मीन इफ यू मेकिंग 10-20% more than where the average investor is making, there's no harm in paying 1 or 2% to the manager.
एंड व्हेन यू डू मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपका कोई ऐसे स्पेसिफिक होल्डिंग पीरियड होता है कि इतने महीने इतने साल कोई स्टॉक को होल्ड करते हो? नॉर्मली हमारा जो है हमारा 3 to 6 मंथ्स का एवरेज होल्ड होता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग ना एक थोड़ा सा एक्शन एक्शन एक्शनेबल वर्ड है ये मोमेंटम जो है ना, एक्शन ओरिएंटेड। तो लोगों को लगता है कि ये इंट्राडे हो रहा होगा या 2-4 दिन में कुछ हो रहा होगा। इट्स अ वेरी स्लो पेस इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बन रहे हैं, धीरे धीरे करके आप उसमें एंटर हो रहे हैं। बट द फैक्टर इज दैट येस इट इज नॉट लाइक वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। हमारे रेयरली वी गो टू मोर देन लेट्स से ईयर एंड हाफ। About 20% of our stocks probably will go to long-term capital gains. 80% of stocks will remain in short-term capital gains. That's sort of the mix that we have. But then again, there are other momentum styles which may have a longer, windows. उनका हो सकता है और ज़्यादा भी long term हो सकता है. That's possible. Again, one depends on the design of this. एंड इसमें जो अभी मैक्रो फैक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, या तो बजट का कुछ अनाउंसमेंट आया, तो आप ये मैक्रो फैक्टर्स भी मतलब दे वोंट इम्पैक्ट ऑन मोमेंटम? No, they won't impact. You are watching the trends. If the trends will determine that you have to get out of the market or you have to sell something, then you're following the trend. Then you see the why of the market. Why is the market doing what it is doing is not important. Because in our thesis, the price is already discounting the why. Normally क्या होगा, आपको दिखेगा एक स्टॉक बढ़ता जा रहा है, सब सोच रहे हैं कि क्यों बढ़ रहा है ये, राइट? किसी को नहीं पता उस समय क्यों बढ़ रहा है। फिर एक रिजल्ट आया, फिर पता लगा अच्छा इस क्वार्टर में तो इसने बहुत धमाल मचा दिया। बट दैट इज पोस्ट द रन अप, या कुछ पता लगेगा इसने एक्विजिशन कर लिया, वो अनाउंसमेंट वहां पर आ रहा है, अनाउंसमेंट वहां आ रहा है, लेकिन ये जो जर्नी थी फ्रॉम 10 to 20, इस दौरान किसी को नहीं पता था ये क्यों हो रहा है। तो द वाई यूजुअली कम्स व्हेन द मास न्यूज इज ब्रोकन आउट। जब आप अखबार में कोई चीज पढ़ लोगे ना या चैनल पे देख लोगे, इसका मतलब वो न्यूज तो पूरी डिस्काउंट हो चुकी है, उसमें आप कुछ नहीं बचा। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल न्यूज अगर आ गई तो आप बोल रहे हो कि उसके पहले ही वो प्राइस का इफेक्ट हो गया है, ऐसा हो गया ना। दैट सो बेसिकली क्या हो रहा है कि द मार्केट इज सो एफिशिएंट। ऑल्दो एक जो मार्केट एफिशिएंसी की थ्योरी है उसमें ये कहा गया है कि भाई मार्केट्स आर यूजुअली एफिशिएंट बट एट टाइम्स दे आर इनएफिशिएंट ऑल्सो। बट द फैक्ट इज कि मार्केट में पोरोसिटी होती है। जैसे अब कोई लेट्स से कोई कंपनी की एक्विजिशन का कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, कंपनी ए इज एक्वायरिंग कंपनी बी। अब वो प्रोग्राम सपोज जून में अनाउंस हुआ वो कि वो एक्विजिशन हुआ। व्हेन विल दैट प्रोसेस स्टार्ट? मे बी 6 months, मे बी 1 year बिफोर दैट, right? There'll be merchant bankers, there'll be investment bankers involved, there'll be other professionals and legal professionals involved. तो इतने सारे लोग उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है जिनको पता है कि ये हो रही है चीज, राइट? इट विल परकोलेट। in an ideal world it should not happen because everybody has signed NDAs and everything, but it doesn't happen like that, I agree. तो ग्रेजुअली वो प्राइस को पता लगता जा रहा है कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन मास मार्केट में नहीं अभी न्यूज आई है। वो न्यूज जब आएगी तब तक मोस्ट ऑफ इट इज डन। मे बी देयर विल बी सम लिटिल पॉप लेफ्ट एट द एंड, बट दैट्स ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ऑन न्यूज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि यूजुअली एक रन अप हुआ, न्यूज आई और स्टॉक गिर गया। ये आपने बहुत बार नोट किया होगा, ऐसा कभी होता है कि भाई पॉजिटिव न्यूज आई लेकिन स्टॉक गिर रहा है, हाँ, राइट? क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए है कि जो पॉजिटिव न्यूज जब आई तो जितने भी ये इनसाइडर्स थे जिन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ था, उनको तो पता ही है कि न्यूज आ रही है। उन्होंने उस दिन डंप किया वेयर every other person is wanting to buy and there is a huge volume in the market on that day. That is the best opportunity for them to sell. तो अखबार पढ़ के न्यूज देख के कभी कोई स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। That is too late, right? You have to see price trends ahead of that. Sometimes it may happen that there is a surprise news element which nobody knows about. कोई जैसे कोविड हो गया, nobody could anticipate that, right? तो उसमें एक मार्केट को शॉक लगता है, उस समय nobody is front running that. बट कितने केस हुए हैं अभी सेबी में वेयर फ्रंट रनिंग हैज बीन कॉट, फंड मैनेजर्स बाइंग अहेड ऑफ देयर फंड बाइंग द स्टॉक, क्योंकि उनको मालूम है फंड की 500 करोड़ की एलोकेशन जाने वाली है स्टॉक में, स्टॉक 5% बढ़ जाएगा, वो फंड मैनेजर पहले खरीद लेता है। इस तरीके के भी जो है केसेस हुए हैं बहुत सारे। तो ये सारी जो है दिस बेसिकली परकोलेट्स ग्रेजुअली एट डिफरेंट लेवल्स मार्केट में। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, करोड्स ऑफ प्लेयर्स आर देयर।
तो ये हवा फैल जाती है कि कौन क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कोई कुछ एसेट बेचने वाला है, कुछ खरीदने वाला है, अर्निंग्स। अच्छा, जैसे सपोज किसी कंपनी की कोई बहुत बढ़िया क्वार्टर चल रहा है, अब वो सिर्फ कंपनी को ही तो नहीं पता ना, उसके जो सेल्स पूरी चैनल है वहां पे भी तो दिख रहा है लोगों को कि मेरी सेल्स डबल हो गई साल, इस क्वार्टर में या इस महीने। जो दुकान वाला बैठा है उसको भी पता है, जो उसको सप्लाई कर रहा है, जो ट्रक जा रहा है उसके पास, उसको भी पता है कि मेरे इस महीने 10 ट्रक लगे हैं 5 ट्रक की जगह। तो द होल वर्ल्ड नोज व्हाट इज हैपनिंग, बट यू जस्ट हैव टू नीड टू हैव दैट योर ईयर टू द ग्राउंड। तो वो जो स्कटल बट इन्वेस्टिंग और ये सब जो बातें होती हैं वो यही होती हैं कि आप बिफोर द नंबर्स कैन यू नो द रियल नंबर्स दैट आर हैपनिंग। तो इफ यू आर इन टू दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग वो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि जब सबको पता लग गया फिर तो इट इज टू लेट, यू विल गेट you'll not get even 20% ऑफ द गेम। बट ये जो आप बोल रहे हो कि जैसे इन्फॉर्मेशन गेट्स पर्कुलेटेड एंड ऑल, तो ये तो इलीगली हो गया ना इन द सेंस। इलीगल है, बट आई मीन यू कांट कंट्रोल इट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री नहीं, मतलब ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, मतलब आप इसे रोक ही नहीं सकते। ओके, एज लॉन्ग एज ह्यूमंस आर देयर, दिस इज ह्यूमन फॉली एंड इट विल कीप हैपनिंग। गॉट इट, फेयर। एंड लेट्स से अभी वो बेसिक्स जो 4 हमने पॉइंट्स बोले थे, सो व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। सो इसमें एक एक करके इफ वी जस्ट ब्रेक डाउन ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो व्हाट टू बाय में आपने जैसे बताया कि 80 to 100 गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेट्स से निफ्टी के 50 स्टॉक है, और ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये इट्स एन इलस्ट्रेटिव वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग। आई डोंट वांट योर व्यूअर्स टू गो एंड अप्लाई दिस स्ट्रेटजी एंड इन केस दे लूज मनी, डोंट ब्लेम मी। 50 स्टॉक निफ्टी के हैं जैसे, ठीक है। अब मैं उसमें क्या करता हूँ कि लेट मी रैंक दीज 50 स्टॉक्स बेसिस व्हाट इज देयर 12 मंथ रिटर्न, ठीक है। स्टॉक नंबर 1 12 मंथ रिटर्न इज 100%, स्टॉक नंबर 50 में भी 12 मंथ रिटर्न इज -20%, ठीक है। मैंने 50 की रैंकिंग कर ली ऐसे। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि लेट्स से मैं टॉप 20 चूज कर लेता हूँ। फॉर मी दोज आर दी स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट, क्योंकि उन्होंने पिछले साल में परफॉर्म किया है, तो मोस्ट लाइकली दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म टिल दे विल नॉट परफॉर्म, ठीक है। मैंने टॉप 20 चूज कर लिए, मैंने 5% एलोकेट कर दिया उनको, एक मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, 20 स्टॉक्स पोर्टफोलियो। एक महीने बाद मैंने फिर से रैंकिंग करी ये वाली। उन टॉप 20 में से हो सकता है 4 स्टॉक निकल के अब नीचे आ गए, 4 नए ऊपर चले गए, मैंने पोर्टफोलियो वैसे चेंज कर लिया। आई नाउ हैव द करंट टॉप 20। तो आपने वो बेच दिए जो वो वाले 4 निकल गए थे, वो बेच दिए, भले ही वो लॉस में, भले ही वो लॉस में। वही मैं कह रहा हूँ ना कि देयर विल बी, जैसे परेटोज रूल होता है ना, वो यहाँ पे भी लगेगा। 20% स्टॉक्स विल मेक यू 80% ऑफ द गेन्स। यू विल हैव फ्यूअर विनर्स बट वेरी लार्ज विनर्स, एंड यू विल हैव लार्जर लूजर्स बट स्मॉल लूजर्स। तो 2-2, 4-4, 5-5, 10% के बहुत सारे लूजर्स होंगे, बट कुछ होंगे 100% गेन, 80% गेन, 200% गेन। जस्ट लाइक अ वेंचर कैपिटल, वो 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, 20 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, कमाएगा तो 1 या 2 उसमें से, बाकी तो टाइम वेस्ट है, राइट। बट दे डोंट नो विच वंस विल परफॉर्म, सो दे आर एग्जैक्टली डूइंग दिस, नॉट नोइंग व्हाट विल डू वेल, दे आर बेटिंग ऑन दोस 20 थिंग्स with of course some filter of that they have shown promise to go ahead, right? So हमारे में भी this the top 20 are showing promise that they will continue to perform, but then it is much easier than a venture capitalist to get out of a company and get into a new one. तो ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है where if you do this आप बहुत बड़े लॉस से बच जाते हो। एक तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी स्टॉक जिसको आप जैसे महीने में या 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में, जब भी आपका डिजाइन ऑफ रीबैलेंस है, रीबैलेंस मीनिंग व्हेन यू आर रिव्यूइंग द पोर्टफोलियो एंड मेकिंग चेंजेस, so let's say you're doing it in once a month, so once a month you've removed some stocks from your portfolio. कोई 10% गिर गया होगा, कोई 5% गिर गया होगा, 20 भी गिर गया होगा, कोई बहुत खराब मार्केट है तो 20% भी गिर गया होगा, 25% भी गिर गया होगा, बट नथिंग विल बी डाउन लाइक 80%, स्पेशली निफ्टी काइंड ऑफ स्टॉक्स, राइट। उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो there's something called drawdown. The max fall from the max height is called drawdown. Suppose कोई स्टॉक 100 से 500 पे गया और 500 से वापस 100 पे आ गया, तो the drawdown is 400 rupees और 80% you can say, right? 80% अगर drawdown आपकी कैपिटल का हो जाता है, तो आपको अगर वापस वहीं पे पहुंचना है तो कितने आपको मल्टीपल चाहिए? 5 times. If you were at 500 rupees, you now are at 100. You need a 5x jump to get back to where you were.
राइट, एंड 5x जंप इज नॉट इजी टू गेट ऑन ए पोर्टफोलियो वाइड बेसिस। एक स्टॉक में चलो फिर भी हो सकती है, 5 गुना पोर्टफोलियो करना बहुत मुश्किल है। तो आपको करना यह है कि किसी भी स्टॉक को ना बहुत डीप ड्रॉडाउन में नहीं जाने देना है, उससे पहले निकलना है। इट इज़ वेरी वेरी लाइक एक जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। आप सड़क पर भाग रहे हो और आप गड्ढे में गिर गए, ठीक है। अगर वो गड्ढा 3 फुट का है, आप उसमें से निकलोगे, अपने कपड़े झाड़ोगे और फिर भागना शुरू कर दोगे। वो गड्ढा अगर 15-20 फुट का है, आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। If you fall into that ditch of 70, 80, 90% kind of falls, you are never getting out. Not with the same capital at least. But if it is a small fall, 20% fall, 30% fall, you get out of that stock, find a new winner which is going to take you very easily back to your 100 or to beyond that. So suppose आपके पास 100 रुपये हैं, आप as a portfolio I'm saying now, you fall 25%, you are now at 75, ठीक है। लेट्स से द मार्केट कीप्स टू फॉल, लेकिन आप निकल चुके हो। जहां पे भी मार्केट का बॉटम बनेगा, वहां से सपोज मार्केट ने फिर एक 100% जंप लगाई, बट आप तो 75 पे रुके हुए हो ना, आपने यहां से 100% की जंप लगा दोगे, यू विल गो टू 150, whereas the market would come only back to 100 after going to 50. So this is how you, with each cycle, you will move one step ahead of the market by trying to outperform when the market is performing and trying to outperform when the market is falling. ये हर बार नहीं हो पाता है, लेकिन ट्राई ये करना चाहिए कि आप या तो कैश में जाओ, when the market is falling you move to cash, or the other way is when the market is falling you don't move to cash but you move into the strongest stocks within the index. तो जैसे 50 स्टॉक अगर निफ्टी के सारे ही गिर रहे हैं, सपोज मार्केट इतनी ब्लीड हो रही है, सारे ही गिर रहे हैं, लेकिन कुछ 20 स्टॉक तो उसमें ऐसे होंगे जो कम गिर रहे हैं, तो यू विल फाइंड रिफ्यूज देयर टिल सच टाइम व्हेन अदर स्टॉक्स विल स्टार्ट टू परफॉर्म मोर. तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस ऑटोमेटिक वे ऑफ स्टेइंग विद द स्ट्रेंथ इन द मार्केट. और आपके व्यूअर्स को शायद ये नहीं पता होगा कि जो हमारे इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी है या यूएस का S&P 500 है, दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक मोमेंटम इंडाइसेस. इसमें क्या हो रहा है, 50 स्टॉक है निफ्टी में, 6 महीने बाद इंडेक्स कमेटी मीट करती है, वो कहते हैं भाई ये स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग, बाहर निकाल दो इन्हें. These stocks are performing, new sectors are coming in, bring in Policy Bazaar, bring in Zomato, these are the new age companies, they are performing well. ये आपका निफ्टी आज से. तो in effect what the index committee is doing to the index is exactly what you are doing in your active portfolio. You are removing the weak stocks, you are bringing in stronger stocks. आपका गार्डन होता है, आप उसमें से weeds निकालते रहते हो. This is exactly that. You are removing the weeds from your portfolio, which is like your garden, and you just want healthy plants, healthy grass to be there. So that's the whole concept. It's a very very wonderful analogy, and I think आपने जो निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया, that's a perfect example कि हर 6 महीने में तो 50 स्टॉक्स रीबैलेंस हो ही रहे हैं. मतलब 48-49 वाला अगर वो नहीं अच्छा कर रहा है तो वो चला जाएगा. Exactly. 51-52 वाला फिर टॉप Exactly. 50 में आ जाएगा. वन क्विक क्वेश्चन हियर, तो आपके हिसाब से आइडियली आपने जैसे बताया कि एवरी मंथ वो आपने बोला कि 400 अगर ये हो गए तो उसको हटा के वो टॉप 20 में आ जाएगी, बट आइडियली लाइक व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो? So that's a good question. There is no one, you can say ideal way, but from what we have observed इसकी अगर तो आपके पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन ज़्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड है तो आप उसको रीबैलेंस को लेट्स से 1 मंथ बेसिस पे भी कर सकते हो. बट अगर आपकी स्मॉल कैप ओरिएंटेशन है तो दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेसर, बिकॉज इन अ मंथ ए मिड और अ स्मॉल कैप कैन रियली डू अ लॉट ऑफ डैमेज. तो वो आप वीकली बेसिस पे कर लो, बाई वीकली कर लो. नॉर्मली जो मोमेंटम ETFs वगैरह कुछ आए हैं मार्केट में वो 6 मंथली बेसिस पे हैं. दैट आई थिंक इज नॉट राइट फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग टू हैव अ 6 मंथली रीबैलेंस विंडो, बिकॉज 6 महीने में तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है आजकल. तो इसमें आपके हिसाब से एक यंग रिटेल इन्वेस्टर अगर शुरू करता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, तो लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप में आप क्या एडवाइस करोगे? कितना परसेंटेज, क्या एलोकेशन होना चाहिए आपके हिसाब से? Allocation is a very personal, I think, subject.
वो उनका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, हम्म, वो वही बता सकता है कि वो उनके क्या गोल हैं, उनकी क्या रिस्क एबिलिटी, उनका रिस्क असेस करके then they should be advised. But to start with, everybody maybe should start with just large caps. They're Okay. just more simple, less volatile. और वहाँ से आपका एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आप थोड़ा सा और मिड कैप में जाइए, फिर स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द जर्नी ऑफ दैट इन्वेस्टर. यूजुअली रिटर्न्स देखकर लोग स्मॉल कैप में कूद जाते हैं या माइक्रो कैप या स्मॉल या एसएमई स्टॉक्स में. तो वो सबके बस की बात नहीं है, जो वॉलिटिलिटी हैंडल करना. So there are different grades of volatility. Large caps supposedly have lower volatility, volatile, mid yeah. caps, small caps, nano caps, SME stocks, cryptocurrency. तो इस पूरा एक ग्रेड है ये. अब आपको चूज करना है कि आपको किस ग्रेड में एंट्री मारनी है. हम्म, If you are, let's say putting money which you really don't bother about, तो आप हाई वॉलेटिलिटी में भी डाल दो. But then if you are gradually building a long term portfolio, then it's better to start at the lower end, learn, get adapted to it, और फिर आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क लो उसके अंदर. तो एक ये पर्सनल चॉइस की बात है. डिफिकल्ट टू से क्या लोकेशन होनी चाहिए. जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, तो आई डोंट डू मोमेंटम इन्वेस्टिंग, Yeah. बट व्हाट आई डू इज लाइक, जब मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट मेरा जितना भी स्टॉक पोर्टफोलियो इट्स इन स्मॉल कैप और मिड कैप. आई ठीक फील दैट मतलब अगर मुझे एक डेल्टा अच्छा कमाना है, लाइक पैसा अगर ज़्यादा कमाना है, लाइक बड़ा परसेंटेज, तो स्मॉल कैप या मिड कैप में लाइक चांसेस ऑफ डेल्टा विल बी हायर एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, एंड आई बिल्कुल कैन ठीक टेक बात है. रिस्क एट दिस एज ऑफ माई लाइफ इज व्हाट आई फील. वो बिल्कुल ठीक बात है. उसमें जो 2-3 इश्यूज ये हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा ओवर रिसर्च्ड होते हैं और ओवर ओन्ड भी होते हैं. हर इंस्टीट्यूशन वही खरीद रहा है, हर जना वही खरीद रहा है, उसकी 50 रिसर्च रिपोर्ट बन रही है हर स्टॉक की. तो दे आर लाइक ओवर एक्सपोज्ड. तो वहाँ रिटर्न्स इसलिए अल्फा नहीं निकलता है. स्मॉल और मिड कैप्स होते हैं वो अनडिस्कवर्ड से होते हैं. तो वहाँ पर देर इज मोर चांसेस ऑफ देम बिकमिंग लार्ज कैप्स इन सम डे. तो definitely potential is there, but then volatility risk is also there. Yeah. Some people like it, some people don't. No, I agree. I mean, I've also lost like a lot of money in small cap, but वो जो आपने जैसे बताया ना कि like 80-20 रूल, कि जो स्मॉल कैप में Yes, 20% ऐसे yes. स्टॉक से जो 80% ऑफ रिटर्न दे Exactly, दिया. exactly. I think that is very very relevant. You also spoke about this concept of momentum ETF just now. तो what exactly do you mean by momentum ETF? and अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो momentum ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जैसे आपके इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी है या कोई ऐसे इंडाइसेस हैं, ऐसे ही मोमेंटम इंडाइसेस निफ्टी ने रिलीज़ किए हैं. तो देयर इज अ मोमेंटम 30. तो इट्स बेस्ड ऑन टॉप 200 स्टॉक्स. 30 स्टॉक्स आर पिक्ड, रीबैलेंस्ड एवरी 6 months. तो उस इंडेक्स की बेसिस पे कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने ETFs फ्लोट करे हुए हैं. तो you could technically go there, but I am suggesting not to go for momentum ETFs because the rebalance is too long. एंड 200 में से 30 मतलब क्या बेसिस पे ये 30 सिलेक्ट किए गए? वो जो भी उनका इंटरनल क्राइटेरिया रहा हो, वो अच्छा. दैट इज नॉट आई थिंक पब्लिक इन टर्म्स ऑफ अच्छा. हाउ दैट विल बी सिलेक्टेड. एंड ये मतलब मोमेंटम ETF एज इन मैं कोई भी डीमैट अकाउंट में जाके आई जस्ट हैव टू टाइप द नेम एंड वैसे ही इन्वेस्ट होगा? यू डोंट इवन नीड अ डीमैट अकाउंट. अगर आप किसी AMC से खरीद रहे हो, अच्छा, ओके. कोई म्यूचुअल फंड है उसमें, अगर इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है. और अगर ETF है तो फिर डेफिनेटली डीमैट अकाउंट लगेगा. या fair. In terms of your personal journey, what would be your best and worst investment in your entire 3 decades of career? I think my worst investment was one demerger situation that came, where one company was splitting into two, and I made a very big concentrated bet on that. In those days, I was not yet doing momentum investing, and this deal probably veered me towards thinking of other ways. So I bought a listed company which was to be split into two, and the split was in such a way that the new company that was going to be formed would have the maximum value. So, and I'll not name the company, but the part that was going to be hived off never got listed. So the fact remained that we invested in a listed stock, yet we ended up with an unlisted stock. Got it. And we
there were 18,000 shareholders who were stuck in this situation, and me and another investor, we led a legal battle for 7 years on that, but ultimately we couldn't get success. So a lot of things can happen which you don't plan, and hence a very sort of a pragmatic approach towards not having too much concentration in terms of any one stock, because there could be times in your career, in your investing journey, where you may feel that this is a no-brainer. Let me put just everything on this stock. So my experience was not good when I did that. For some, maybe Jhunjhunwala Sahab had great Titan experience on that. So, and he also, I don't think, bet everything on Titan. So this concentration risk is a huge learning. That was probably my worst bet. I think in terms of best bets, since 2011 or 12, I stopped looking. This was 2007, the worst one. 2011-12, I stopped looking at my portfolio in terms of what stocks there are in the portfolio. It just became like I have 40 stocks. I don't even remember what their names are. I just know that they're trending, right? So it is like आप एक बस स्टेशन पे खड़े हो और बसें आ रही हैं और जा रही हैं, and you're just boarding the one which is moving. You went to the, or if any bus is not moving, I'm not boarding that bus. So a lot of times, even today, there are stocks that come into my portfolio. मुझे पता भी नहीं होता वो करते क्या है. मुझे पता है वो लिक्विड है, मुझे पता है कोई रेड फ्लैग नहीं है. They are in a fantastic trend and I'm buying it. So that, not having any bias towards any stock, any sector, any market cap, keeps you, keeps your capital deployed in areas which are actually leading the market. तो वो बहुत फायदा है इसका. मतलब it is very unconventional to think this way. तो मैं ये भी कहता हूँ कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग आसान नहीं है करनी. It is very simple, but it is extremely difficult to execute. जैसे आप सोचो अपनी लाइफ में कि भाई एक अच्छी हेल्थ होना बड़ा ज़रूरी है. रोज़ सुबह जाके ना 5 किलोमीटर जॉगिंग करेंगे. बड़ा सिंपल है, जूते पहनो, बाहर जाओ, भाग लो. करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग कर पाते. तो एग्जीक्यूशन पार्ट इज डिफिकल्ट, द थॉट इज वेरी सिंपल. सो इट इज अनकन्वेंशनल टू दैट एक्सटेंट. इट इज काउंटर इंट्यूटिव, यू कैन से. जैसे आपको शुरू से आपको ये सिखाया जाता है कि बाय लो सेल हाई. कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, जहाँ सस्ती मिल रही है, अगर सेम क्वालिटी की है वहाँ से ले लो. बट स्टॉक्स में उल्टा हो जाता है. आप सस्ते स्टॉक खरीदने आते हो, वो और घुस जाते हैं नीचे. So it is a very unconventional, non-intuitive way of doing it. But once you get into that flow, you will forget about everything else. Because कितने academic papers निकले हैं इसके ऊपर कि इस factor investing, जो momentum factor investing है, इसको कोई style beat नहीं कर सकता. अच्छा. There has been enough number of academic papers. In fact, जो यूजीन फार्मा है, जिनको father of finance भी कहा जाता है, जिन्होंने market efficiency को discover किया theory को, तो उन्होंने भी ये कहा कि मोमेंटम इज दैट एनोमली विच आई कैनॉट एक्सप्लेन. दिस इज अ फिनोमिना विच नोबडी कैन रियली एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस, एंड दिस इज बिकॉज ह्यूमंस आर रनिंग द शो. किसी दिन अगर सिर्फ मशीन्स में स्टार्ट टू डू दिस, मे बी दिस विल नॉट हैपन. बट नोबडी हैज बीन एबल टू डिसाइफर व्हाई दिस हैपेंस, बट इट हैपेंस. तो इसमें लाइक थ्रू लेट्स से एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग या वैसे थ्रू अगर वो प्लेटफॉर्म्स यूज करके कैन समवन लेवरेज लाइक एआई और डेटा एनालिसिस? People have been trying for decades. नहीं, बट हो नहीं रहा है. और I mean, see, everybody who's designing this is also human, right? So it is our thought process that is percolating through those programs also. Right. There is no perfect world. See, there is imperfection. अगर परफेक्ट वर्ल्ड होता तो एक प्राइस होती है, आज आपको सुबह शाम में भी प्राइस चेंज नहीं मिलेगी. भाई व्हाई शुड द प्राइस ऑफ हिंदुस्तान लीवर चेंज फ्रॉम 915 to 330? इट इज बिकॉज सम पीपल आर सेइंग नो दिस प्राइस इज लेस, सम पीपल आर सेइंग नो दिस प्राइस इज टू मच, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट ईच अदर आउट, एंड देयर इज अ इक्विलिब्रियम दैट इज ट्राइंग टू फॉर्म, राइट? सो देयर इज नो वन परफेक्ट प्राइस. वो जो सुबह का एक 915 पे एक ओपन मार्केट होता है, सिर्फ वहीं पर एक प्राइस पे डिस्कवरी होती है
कि buyers and sellers come together and they agree at one price. But then once the market opens, stocks will go up, stocks will go down, because every few minutes there is more demand or there is more supply, right? Nothing is changing otherwise. Yeah. You mentioned 40 stocks were there. Don't you think 40 stocks is too much to like even To assuming? our surprise ऐसा नहीं हुआ. हमारा तो 50 stock portfolio भी है. It has beaten a lot of in a lot of periods the market performance. अच्छा. क्योंकि we in that portfolio we are specifically looking at small caps. Okay. तो उसमें हमारा जो focus है वो, and it is not so unconventional. Like a lot of mutual funds have, like I was reading just 2 days back, there's this mutual fund which has 250 stocks in their portfolio. क्योंकि क्या है, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग नहीं सोचते इसके बारे में, इज अबाउट द एलिफेंट इन द रूम कॉन्सेप्ट. अब सपोज मैं स्मॉल कैप का मैनेजर हूँ, एक आई रन अ पीएमएस. मेरे पास लेट्स से 10,000 करोड़ रुपए लोगों ने लगा दिए मेरे पास, ठीक है. मेरे को 20 स्टॉक खरीदने हैं, तो हर स्टॉक में मुझे कितना इन्वेस्ट करना है? 500 करोड़. स्मॉल कैप में मुझे इन्वेस्ट करना है जिसकी मार्केट कैप ही 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है. मुझे 500 करोड़ का माल मिलेगा कहाँ से? राइट. सो द मैनेजर हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू गार्नर ओनली दैट मच मनी फॉर द फंड जिस स्पेस में वो खेल रहा है. अगर आप बिल्कुल ही छोटे नैनो कैप माइक्रो कैप में खेल रहे हो, आप 10,000 करोड़ का फंड लगाना मुश्किल हो जाएगा. तो यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स. एक बार मार्केट को पता लग गया कि 15% इस आदमी के पास है, वो आपको पैसे नहीं कमाने देगी, बिकॉज यू आर द एलिफेंट इन द रूम. At any point of time, whether you're entering the stock, whether you're exiting the stock, the market as a whole should not come to know that you are doing what you're doing. You should be an invisible hand. I should need to come into the market without disturbing the market. I should be able to get out of the market without disturbing the market. वो नॉर्मली फंड लेवल पर नहीं हो पाता. इसीलिए आप देखते हैं कि FIIs ने 2,000 करोड़ बेचे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 2,000 करोड़ खरीद लिए, क्योंकि वो सारी बैक टू बैक डील्स होती हैं. If FIIs want to dump 6,000 crores in the market, they cannot do it in the open market. All these transactions are back to back linked to institutional deals. पहले फोन पर बायर और सेलर आपस में एग्री करते हैं कि मेरे को ये स्टॉक बेचना है 500 करोड़ का, आप खरीदते हो? आप बोलते हो यस, कहते अच्छा आओ स्क्रीन पे आओ, बैक टू बैक बाय सेल का ऑर्डर लगाएंगे. None of these institutions sell in the market. The market is not having that kind of depth. Yeah. तो ये जो सारा गेम है ना, जैसे AUM गैदरिंग गेम चल रहा है, जितने भी PMS AIF AUM गैदर, किसी 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, भाई आप इतना AUM गैदर करते चले जा रहे हो, लेकिन उतनी डेप्थ भी तो होनी चाहिए मार्केट में उसको डिप्लॉय करने की, उससे एग्जिट करने की. एंड दैट इज व्हाई यू विल सी देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ साइज एनोमली. जो छोटे फंड्स होंगे वो बेटर परफॉर्म करेंगे, मोर ऑन एन एवरेज. कुछ बड़े भी हो सकता है करते हो, लेकिन छोटे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे बिकॉज दे आर एबल टू गेट इन गेट आउट इजीली. दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी. दे कैन गो टू द 750th स्टॉक एंड स्टिल इन्वेस्ट. ए लार्ज फंड कैन नॉट गो बियॉन्ड लेट्स से 200 स्टॉक्स, क्योंकि उसको डेप्थ ही नहीं मिलेगी. छोटा इन्वेस्टर होगा, छोटा मैनेजर होगा, वो 1,000 या 1,200 पे नंबर पे भी चला जाएगा. Where there is alpha, where there is unresearched stocks, those kind of things. So smaller managers will do better till they become large. Yeah. And the largest names in the industry, they have not really performed. Yeah, actually, you're right. मतलब जैसे AUM scale होता है, so I think when they were at let's say 1,000 crores, 2,000 crores, they were doing extremely well. When scale to 15,000 crores, 20,000 crores, there is a limit. I think a lot of PMS funds, their performances have fallen down. इसकी कोई study I'm sure हुई होगी size anomaly की, and this is exactly the reason why it happens. Yeah. And let's say now you said कि चलो ठीक है 40 stocks 50 stocks है. How do you decide कि कितना weightage कौन से stock को देना है? Is it equal always or is it like कि नहीं first वाले को ज़्यादा weightage देंगे? हम for simplicity sake हम equal start करते हैं. अच्छा. तो when the portfolio starts, it's equal. Let's say हम किसी portfolio में 20 stock हैं, 30 stock हैं, equal से start होगा. Then over a period of time, what will happen is some of the winners they will start to become larger. भाई कोई 100% बढ़ गया, कोई 200% बढ़ गया, उसका 2 की 4% एलोकेशन हो गई, किसी की 8% एलोकेशन हो गई. तो देयर इज अ सीलिंग दैट वी कीप कि बियॉन्ड दिस एलोकेशन वी विल अगेन ब्रिंग देम बैक टू 2%. क्योंकि अदरवाइज
they'll become like a concentrated bet within the portfolio itself. तो आप उनको सेल कर दोगे फिर पार्ट सेल करेंगे फिर, अगर Okay. अगर वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कई बार होता है कि 500% बढ़ गया कोई स्टॉक, तो देन वी विल टेक 400% ऑफ. 500% बढ़ता है 3-3 हाँ, 6-6 पिछले 6-7-8 साल में कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए. अच्छा, ओवर व्हाट टाइम फ्रेम? 1 year, 1 अच्छा, and a एक half साल में years. मतलब 5x? see the market moves in a lumpy fashion. हम्म. ये समझना बहुत ज़रूरी है. लोगों को लगता है कि पिछले 5 साल में 16% CAGR आया है, तो अगले 5 साल में भी इतना ही आएगा, या अगले साल भी 16% आएगा. It doesn't work like that. Yeah. It will come in lumps. So there could be a stock जो 10 साल जिसने कुछ नहीं किया, और फिर एक साल में वो, जैसे अडानी स्टॉक्स का कोई भी ले लो आप, वो 5 साल 10 साल से कुछ नहीं कर रहे थे, सडनली 20 गुना अप, 10 गुना अप. तो the move when it happens, you have to capture a part of it. That's all. या ऐसे कोई फ्री रिसोर्सेज या यूट्यूब चैनल्स या मे बी बुक्स आप रेकमेंड करोगे किसी के लिए जिसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग सीखना है? बहुत मटेरियल अवेलेबल है. just go and search. मोमेंटम इन्वेस्टिंग लिख दोगे, हम्म. इतना मटेरियल आ जाएगा कि आप साल भर में पढ़ नहीं पाओगे. हमारे यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं, कुछ हमने वेबिनार्स करे हुए हैं, वो सब एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल. No issues at all. And any top 3 books that you recommend anyone to start their मोमेंटम की investing कुछ बुक्स journey? मैंने पढ़ी. मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी. मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग है. मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये निकाला था कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस वे, एंड लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि भाई दिस आल्सो प्रैक्टिस बाय सो मेनी अदर पीपल, एंड दिस कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग. तो एक वेस ग्रे के नाम से ऑथर हैं, उनकी एक बुक है. एक गैरी एंटोनैची के नाम से ऑथर हैं, उनकी डुअल मोमेंटम की एक बुक है. एक मैं आपको बुक रेफरेंस भेज दूंगा, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा. एंड्रू क्लिनोव, CLENOW, उनकी एक बुक है. मैंने भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, इससे ज़्यादा मैंने पूरी पढ़ी नहीं. आई एम नॉट मच ऑफ ए बुक रीडर. मैं आई लाइक टू लुक एट थिंग्स इन प्रैक्टिस एंड डिराइव व्हाट शुड बी डन अबाउट इट. Got it. मेरा एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा बेटर है. एंड अभी आपकी स्ट्रैटेजीज के थ्रू टोटल कितना पैसा मैनेज हो रहा होगा ऑन स्मॉल केस और एनीवेयर ऑन द इट प्लेटफॉर्म? वुड बी रफली टू द ट्यून ऑफ अबाउट. Oh wow. And this is basically people who are investing and adopting your strategies through the तो हमारा स्मॉल केस में ऐसा होता है कि पीपल कम, दे सब्सक्राइब, दे रन देयर स्ट्रेटजीज. उनका पोर्टफोलियो हम मैनेज नहीं करते हैं, वो उनके खुद ही मैनेज होता है. बट द last I would say 7 years that we've been there on the small case, we've been able to touch a lot of lives. Currently हमारे कोई करीबन 15,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ. तो there is a reasonable amount of can say a gap in the market where people want professional managers to get model portfolios from or advice from, so on so forth. और इंडिया में ऐसे कोई PMS या AIF है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग हाँ करके हैं 3-4 हैं शायद, मैंने सुना. अच्छा, ओके. एंड यू नेवर थॉट ऑफ लॉन्चिंग योर ओन फंड? I am thinking of launching AIF Okay. sometime this year, but details are not yet available. Well, all the best for that, and I mean, can't wait. We can shoot another episode next year Sure, about the launch of the AIF. But this was super interesting. One last question from my side. So let's say now अभी मोमेंटम इन्वेस्टिंग लोगों ने तो सीख लिया है कि कैसे क्या करते हैं, बट आप कौन से टाइप के लोगों को या कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करोगे कि कौन से एज ग्रुप में हो गया और कैसे हो गया कि तब उन्होंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहिए, और इज इट ओपन टू ऑल? It is open to all, no doubt about that. Our average investor profile is, let's say, 30 to 45. Okay. That kind of age bracket. Because I mean, for most of our products, we say that you must come in with at least 5 to 10 lakhs of capital, or at least aim for that within a year or two. So, but if you're starting at a more reasonable level, then maybe go through some ETFs or funds, and then move into active investing, because you also don't want that the costs associated with the subscription, for instance, should not eat into your returns. So that cost should not be more than, let's say, 1% of your capital that you're deploying. एंड ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम आपने जैसे बताया क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल इधर भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो. मतलब दिस इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट ऑफ
buying assets that are going up, selling what is going down. So it all depends upon कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करोगे, कैसे फ्रेम करोगे. जैसे बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जैसे रीबैलेंस ऑफ योर एसेट्स, overall assets itself. Let's say you are invested in real estate, you are invested in gold, you are invested in equity, and let's say you have a rule that I'll rebalance my overall portfolio once a year. I'll bring them to one third, for instance. So then that is also in a way, you are allowing assets that are going up, you are allowing some profit booking every year to bring them back to the same weight. And that those that have not done well, you are putting your money there. So that kind of rebalancing also you can do. Right, got it. Very, very interesting conversation. Actually, this is a question which I ask all my guests. What is one important thing that you think we did not discuss in our conversation? I think what we did not discuss probably is the myths that are there for the market in general. Like, yes, there is more number of people now in the market, but I think a lot of folks still see the market as very speculative, or a place where they can come and bet, and it may go right or it may go wrong. They don't see it as a a avenue where some great compounding can happen, as long as we go along some path of investing. So to have that clarity, despite the ups and downs, I will come to a point where my money would have compounded fantastically over a period of time. That confidence, I think, is still at a nascent stage. Like a lot of folks, when the market started after COVID, they got sucked in and they came in at that time. And now recently, when there was some volatility, you are finding number of SIPs are closing, the amounts are not coming in as much. So this maturity, that this market is not for 1 year or 2 years. The average SIP that mutual fund association says lasts is for 1.5 years, which is pathetically low. I mean, you are coming in for 5 to 7 years at least, because the business cycle, the market cycle are long. It's like saying कि मैंने real estate खरीदा top of the cycle और मैंने 3 साल बाद बेच दिया. But real estate की cycle 8-10 साल की है. I mean, the next boom will not happen till then. So you have to understand what instrument you are in. You are in an instrument where in every 5 to 7 years period, you will get one major boom on average. So you must last at least till then. Either you are lucky enough that you got in and you got a boom. तो ठीक है, आप जल्दी निकल जाओ, कोई बात नहीं. You can have opportunity cost till the next one starts. But usually people will come in at the top, get out once they've lost some money, and again come when the top is getting made. So that life cycle of the investor should change. I mean, that maturity, that we are in for the longer term. Yeah. And this nature of the beast is such that you will have to bear drawdown. I mean, you can't have the cake and eat it too. अगर हम बैंक हमें 8-7% दे रहा है और यहाँ हमें 12-15 मिल रहा है, तो हमने कुछ रिस्क लिया, इसीलिए हमें मिल रहा है. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया. वो रिस्क जब झेलने का टाइम आता है, तो आप कहते हो नहीं ये मेरे लिए नहीं है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड who you are. Are you a risk averse person? Then maybe giving your money to a mutual fund or small case or whatever may be the best way. आप खुद मत हैंडल करो क्योंकि आपसे नहीं हो रहा. या आप बिल्कुल if you are a person who can withstand volatility and you can design your portfolio in such a way. एक दूसरा myth ये भी है इसमें कि लोग कहते हैं equity market में कि भाई सब कुछ equity में रखो because this has the best returns. But that doesn't work out well for most people. क्योंकि जो volatility होती है ना, especially आप जैसे अभी आप बहुत young हो, suppose when you come to my age, you will have a decent corpus, right? You will not want that kind of volatility on that corpus. It will change. Your nature may change over a period of time. Your responsibilities may be different. Your goals may be different. And you may say that, why should I put my heart to such
ups and downs, what benefit am I getting? Maybe I'll have some bigger numbers in the bank, but that's about it. So, asset allocation then becomes very important. Having other assets, gold, real estate, or other assets become very, very important. So, this focus on just returns, I think this leads to a lot of damage at some point. So you should see what is more sustainable. I mean, even 15% compounded over your lifetime is going to make you money that you will never need. Yeah. So why do we need to run for such large numbers and taking higher risks and going into all those risky territories? Have some allocation for sure, but then also have stability in terms of so that when the markets are not in your favor, and for the last 5 years that has not happened. So a lot of people have never experienced a long bear market. In fact, जो फंड मैनेजर्स भी हैं आज की डेट में, अगर 2008 के बाद से कोई मेजर फॉल, कोविड का एक एपिसोड अलग कर देते हैं, 2008 से कितने साल हो गए? 17 साल हो गए, राइट? सपोज somebody becomes a fund manager at the age of 30, तो 17 साल और वो कर लो, 47 ईयर्स आप माइनस कर दो अगर उसमें से, तो 1978 के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो उसने कोई मेजर फॉल देखी नहीं लाइफ में. एंड मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स आर 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज. तो आपने वो देखा ही नहीं है मार्केट में हो क्या सकता है. The kind of falls. I mean, in 2008, Nifty fell 72%, something like that. So you can imagine what happened to stocks. Yeah. Small cap stocks dropped 90% and more. My God. और ये this was nothing compared to when the Great Depression happened. When 1929 में जो. तो things can happen which are out of your control, out of your thought process. Yeah. And you have to prepare for that today. तो आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो, इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए मैं इसमें कितना रिस्क ले रहा हूँ, कितने मैं कैपिटल लगाने वाला हूँ, और सिनेरियो बिल्डिंग करनी चाहिए. अगर इसमें ये होगा तो मैं ये करूँगा, अगर इसमें वो होगा तो मैं ये करूँगा. ये पहले पता होना चाहिए. नॉट लोग क्या करते हैं, किसी ने कहा कोई स्टॉक लेना है, खरीद लिया, फिर रिसर्च शुरू करेंगे उसकी, फिर अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू करेंगे. जब मार्केट गिर रही होगी, स्टॉक गिर रहा होगा कि नहीं इसका तो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, इसके तो यहाँ भी मार्केट शेयर बहुत अच्छा है. यू ट्राई टू लुक फॉर गुड थिंग्स इन दैट रिसर्च to justify to yourself why I should keep holding. But there are some bad things also which you will not look at. So when you are clear before your entry, your game plan, जैसे कोई सपोज वॉर पे जा रही है कोई आर्मी की यूनिट, पहले से गेम प्लान बना के जाएंगे ना कि हम इन दिस वॉर, इफ दिस हैपन्स दिस इज हाउ विल रिएक्ट, इफ दैट हैपन्स दिस इज हाउ विल रिएक्ट. वो वहां जाके तो नहीं करेंगे कि जहां पर अटैक हो गया, अच्छा हम क्या करें अब. तो ये यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ हार्डकोर बिजनेस. और आपने उसको अगर ध्यान नहीं दिया तो आपकी मतलब बहुत पैसे लग सकते हैं उसके अंदर. तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी डिडंट डिस्कस, एंड दीज आर द बिग मिथ्स ऑफ द मार्केट के कर लेंगे हो जाएगा, मार्केट तो ऊपर ही जाती है, क्या फर्क पड़ रहा है. सो दैट सीरियसनेस हैज टू बी देयर फॉर ईच एक्शन दैट यू आर टेकिंग. व्हाई यू आर टेकिंग इट, व्हाई यू आर बाइंग अ स्टॉक, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर बिफोर यू बाय इट, दैट दिस इज व्हाई आई एम बाइंग द स्टॉक. नाउ द स्टॉक हैज ड्रॉप्ड 50%. Is my reason still valid? हमारे केस में तो चलो we don't have to go through all this nonsense of trying to justify to ourselves why we are holding it. हमारा तो clearly price orientation है. प्राइस अगर आ गया हमारा एग्जिट का तो हम निकल जाएंगे. बट फॉर ए लेट्स से वैल्यू इन्वेस्टर जिसको 100 पे अच्छा लग रहा था उसको तो 50 पे बहुत ही अच्छा लगना चाहिए, 20 पे तो बहुत बढ़िया लगना चाहिए. यू शुड सेल हिज हाउस एंड बाय इट देयर. बट डजंट हैपन. लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट. From what I understand is basically investing is more about emotions and temperament as compared to it is only that. I think yeah I think the wrapper that we choose to have is company earnings. This important hai wo bhi. Without earnings nothing will work. But the human emotion side of it I think is very important for the investor, from the investor's perspective. There's a quote which says investing is 99% temperament and 1% intelligence. Yes. You don't need to be super smart to make money in the market, I can tell you. And I'll add there that the simplest of things, and what we've talked today, can it get any simpler? You're buying something which is going higher, sell something that's going lower, that's about it. But it makes money more than what the average market makes. Yeah. So just very, very simple things will make money.
but the human brain is wired in such a way that we like complication. Huh. Unless somebody explains a complicated concept, we are not attracted to that, and that's why most managers will not talk about simple things like this. Yeah, investing is simple but not easy. Exactly. Exactly. Perfect. But thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. I hope I could do justice to your time. Absolutely. And Absolutely. I'm sure like everyone who's watching this, it's going like they're going to love it. And thanks a lot for sharing the insights as well. Thank you, Kushal, and all the best to your viewers. Yes, thank you very much.